जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोग जो है रेनन तक जो है पढ़ लिए थे, यानी 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसमें जो है हम लोग पहला चैप्टर में चलते हुए सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि राष्ट्रवाद क्या है कि नहीं, राष्ट्रवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रवाद, ये सभी पर जो है पूरी गंभीरता से जो है बीच बीच में आप लोगों को लिखते हुए चलना है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज से एक नई शुरुआत, सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789, राष्ट्रवाद को क्या ये सच में सही रूप से, सही तरीके से इन्होंने, यानी 1789 की क्रांति की यदि हम लोग बात करें तो क्या सच में 1789 की क्रांति ने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी, राष्ट्रवाद जो था, जो नेशनलिज्म था, क्या उसको सही रूप से अभिव्यक्त किया? तो इसका आंसर होगा, अब क्लास में हम आपको वही समझा रहे हैं अच्छे तरीके से। जो है अगर राष्ट्रवाद को किसी ने अभिव्यक्त किया तो अब फ्रांसीसी क्रांति 1789 की है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब मेन आप लोगों को ध्यान देना है कि रेनन एक फ्रांसीसी जो है विचारक है कि नहीं? कौन? रेनन। इन्होंने क्या कहा कि जो पूर्व में राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का जो परिभाषा था, जो पुराने परिभाषा चलती आ रही थी, इसको इन्होंने गलत कहा। जो पहले की परिभाषा थी राष्ट्रवाद की, इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा, रेनन जो है एक फ्रांसीसी चिंतक है, समझ गए। डेली सुबह में जो है आप लोगों को 6 बजे से रेडी रहना है। इसी चैनल पर, एमडीएस क्रांति चैनल पर, आप लोगों को ऑनलाइन वाले विशेष रूप से जो है आप लोग सुबह में 6 बजे चले आइएगा और पूरे शानदार तरीके से जो है एक हिस्ट्री का कॉपी ले लीजिएगा। जो जो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट बताइएगा सबको जो है लिखते हुए चलना है, मतलब कि अपने कॉपी में राइट डाउन करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, और पूरे सिस्टमेटिक वे से आपकी तैयारी होगी। हम आपको कहते हैं कि आर्ट्स में आप गर्दा उड़ाइएगा। याद रखिएगा, यदि आप जो है अच्छे तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स सभी को एक सही शानदार तरीके से जो है व्यवस्थित रूप से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आप हमारे साथ डेली सुबह में जो है 6 बजे आ जाइएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपकी शानदार तरीके से तैयारी होगी। तो आपको घबराना नहीं। आर्ट्स स्पेशलिस्ट याद रखिएगा, एमडीएस क्रांति, यहीं से आपकी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश जुनून, एक पावर के साथ जो है आपकी तैयारी हम कराएंगे। और एक एक बातों को जो है, एक एक जो यहाँ पर शब्द लिखेंगे सबको जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, वो भी डीपली। तो आपको घबराना नहीं है, आप लोगों को भी एकदम सिस्टमेटिक वे से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत बेहतर कीजिएगा। चीजें न समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता। आपने समय कितना दिया, आप अपने आप को कितना अपने ऊपर जो है मेहनत किया, ये बहुत बड़ी जो है आपकी जीवन में इसकी रोल है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये होना चाहिए कि आप अपने को ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। अब यही आपको समझना है कि रेनन जो है, इनसे पहले पुराने जो राष्ट्रवाद की परिभाषा जो थी, यानी जो कि डिफिनेशन था, वह क्या था कि अगर एक जाति का है, अगर एक धर्म का है, अगर एक भाषा बोलने वाला है, अगर उसका नस्ल एक जैसा है, तो इन सबको जो है राष्ट्रवाद कहा जाता था, जिसको रेनन ने गलत बताया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ कि चाहे उसका रंग रूप कैसा हो है, चाहे वह किसी भी नस्ल का है, उसकी भाषा चाहे कैसा हो है, लेकिन वह रहता एक राष्ट्र के अंदर है, तो इसको इन्होंने कहा कि ये दैट इज नेशनलिज्म, यह राष्ट्रवाद है। और इस तरीके से जो कि फ्रांसीसी चिंतक रेनन, अर्नेस्ट, इनका नाम क्या था? अर्नेस्ट रेनन, अर्नेस्ट रेनन। ये बहुत गंभीरता से आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है। ये अर्नेस्ट रेनन जो है बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है राष्ट्रवाद को डिफिनेशन यानी डिफाइंड किया, परिभाषित किया। और इस तरीके से जो है सभी लोगों के अंदर, अब देश में है, जैसे हिटलर की अगर हम लोग, हिटलर जो जिस राष्ट्रवाद को मानता था,
हिटलर जो है जिस नीति के तहत जो है उसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया वो कहीं से उचित नहीं था। उन्होंने क्या किया कि एक नस्ल का है, हिटलर का यही मानना था कि राष्ट्रवाद मतलब क्या, राष्ट्र मतलब क्या, राष्ट्र में उन्हीं को रहने का अधिकार है जो हमारे नस्ल का है, हमारे समान नस्ल का है। अगर कोई इसमें विभिन्न अलग नस्ल वाले हैं तो इनको मारो भगाओ। वैसा ही कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, हिटलर सिर्फ और सिर्फ जो है अपने नस्ल वाले को जो है राष्ट्रवाद में रखना, राष्ट्र में रखना उचित समझा, जो कि कई लोगों को मानना है कि ये गलत था। अब यही आपको ध्यान देना है कि राष्ट्र या राष्ट्रवाद का मतलब, राष्ट्र का मतलब क्या है कि हाँ, चाहे वह किसी भी भाषा को बोले, चाहे वह उसका रंग कैसा है, चाहे वह कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का है, बस विचार एक जैसा है, उसका थॉट, उसका सोच एक जैसा है, तो इन सबको जो है राष्ट्र कहा जाएगा। और जो राष्ट्र को बढ़ावा देंगे तो इसी को राष्ट्रवाद कहा जाएगा। इस तरीके से जो है रेनन डिफाइंड किए। अब हम लोग जो है एक सही रणनीति के तहत चलते हुए क्लास में 1789 की क्रांति को जो है बहुत ही आप लोग लिखते भी चलिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। इसको अंडरलाइन मारिएगा, किताब में जहाँ भी देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789। घर पे किताब, यहाँ पे किताब आपको नहीं पढ़ना है, मेन आपका टावर यहाँ पे। आप अपने से एनसीईआरटी का किताब उठाइए, जिस दिन चैप्टर समाप्त होता है उस दिन आप अपने से एनसीईआरटी का किताब उठाइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि एक एक जो है शब्द आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन जो है आप अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यही 1789 की क्रांति जो है राष्ट्रवाद को जो है स्पष्ट रूप से जो है अभिव्यक्त किया। अगर राष्ट्रवाद को किसी ने अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण किया तो वह फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़ करके आए होंगे कि लुई 14वां कौन था, लुई 15वां कौन था। लुई 14वां का यह मानना था, लुई 14वां यह कहता था कि मैं ही राज्य हूं, मेरी हर एक बात कानून है। अब इतना ही से आपको आइडिया लग गया होगा कि जिस शासक का यह मानना है, जिस राजा का यह मानना है कि मैं ही राज्य हूं, मेरी हर बात कानून है, सोचिए जरा वो किस तरीके से जो है शासन करता होगा, अपने देश की जनता को जो है कैसे देखता होगा, किस दृष्टि से देखता होगा, किस नजर से देखता होगा। ये बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है लुई 15वां, लुई 16वां, ये सभी जो है वही राजतंत्र, वही जो है ठाठ बाट राजा। इनका यही कहना था कि राजा कैसा कि लोग ना डरे, राजा कैसा कि लोग ना डरे। इनका एक ही था कि तानाशाह की तरह जो है निरंकुश बन करके रहेंगे, लोगों को डरा करके अपना शासन करेंगे। अब एक बात बताइए, ये कहीं से उचित है जी कि आप जिस देश का राजा है, जिस देश का आप शासक हैं, जिस देश का आप मालिक हैं, और उस देश के जनता को आप दबा करके रखते हैं? ये कहां से उचित हो सकता है? जरा सोचिए, कहां कैसे उचित हो सकता है? आज भले ही आप उस जनता को दबा लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि ये ज्यादा दिन तक नहीं। शिकायत छुप नहीं सकती, शिकायत हकीकत छुप नहीं सकती शिकायत के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। भले आज आपको लगता है कि आज आपके पास पावर है, पैसा है, इसके बदौलत आप जो है जनता के बातों को दबा देंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सारे के सारे जनता की जो बात आप दबाएंगे, जो बात जो है आप दबाएंगे, एक भी जनता के विचार को आप नहीं सुनेंगे, वही जनता की वह आवाज एक दिन क्रांति का रूप धरेगा। ऐसा ही हुआ 1789 में। लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां तक इन लोगों ने सहा, लेकिन फ्रांस की जनता को लगा कि ना अब जो है बर्दाश्त से ज्यादा हो रहा है, तो 1789
में एक क्रांति हुआ और उसी क्रांति के तहत जो है अब लोकतंत्र को जो है स्थापित करने की बात कही गई। बोला गया कि अब लोकतंत्र होना चाहिए, यानी लोगों का विचार अब होना चाहिए, न कि राजा ही अपना सिर्फ मनमानी करे। इन लोगों का यही मानना था कि अब जो है लुई 16वां को हटाया जाए, जो राजतंत्र है इसको समाप्त किया जाए। राजा बहुत मनमानी करता है, जिसको मन करता है उसको जो है, कोई दो भाई लड़ रहे हैं उनको जो है फांसी पर लटका देता है, और कोई चोरी करके आता है उसको ऐसे ही छोड़ देता है। पूछा गया कि क्यों ऐसा, तो बोला कि मेरा मुंड जब जैसा रहेगा जैसा करेंगे। आप गुस्सा में आए लड़ाई करके, मेरा मुंड उस समय सही नहीं है, मैं गुस्सा में हूँ, उस समय आपको फांसी पर लटका देंगे, गिलोटिन दे देंगे। और जिस समय हम खुश है उस समय आप चोरी भी करके आएंगे, चोरी भी करके आएंगे, तो हमारा मन है उस समय हम छोड़ देंगे। और तुम पूछते हो कि ऐसा क्यों, तो सबसे पहले तुमको जो है फांसी देंगे, सबसे पहले तुमको गिलोटिन देंगे कि तुम कौन होता है पूछने वाला। अब सोचिए, देश की जनता का क्या अधिकार नहीं है कि देश का जो मालिक है, देश का जो राजा है, देश का जो शासक है उससे सवाल पूछे। अब इसी थीम को समझना है कि फ्रांसीसी क्रांति इसी के कारण हुआ कि जनता की सहमति नहीं है, जनता के राय के अनुसार जो है देश में शासन नहीं चल रहा है, मजदूरों को दबाया जा रहा है, श्रमिक वर्गों को दबाया जा रहा है, गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है गरीबों पर, विशेषाधिकार है। फ्रांस में जो है लुई 16वां का हम बात कर रहे हैं, लुई 16वां जो है गरीबों को जो है अच्छे तरीके से नहीं देखता है, और विशेषाधिकार जो है कुछ बड़े जैसे कि कुलीन हो गए, पादरी हो गए, इन लोगों को विशेषाधिकार दिया हुआ है कि ये जो है टैक्स इनसे कम लेंगे या टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन गरीब को छोड़ेंगे नहीं, उससे टैक्स लेंगे तो उससे टैक्स लेंगे, चाहे वह खाए पिए क्या करे नहीं करे, लेकिन उससे टैक्स लेंगे। अब यही थी, धीरे धीरे जो है श्रमिक वर्ग, धीरे धीरे जो है मजदूर वर्ग, धीरे धीरे जो है गरीब लोग की जनसंख्या बढ़ती गई, सभी लोगों में एकता होते गया, और इन लोगों ने एकजुट हो करके अपने जाति को भूल करके, अपने धर्म को भूल करके, अपने जो है रंग रूप सभी भाषा को भूल करके, बस एक राष्ट्र के बारे में एक विचार को अपना करके इन्होंने सोचा कि अब क्रांति होना चाहिए, बहुत हो गया, अब लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र से काम नहीं चलेगा। तब जाकर के इनके बीच जो है एकता हुई, और यही एकता जो है राष्ट्रवाद का रूप धर लिया, और इस तरीके से जो है इनकी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में ये जो है लोकतंत्र को स्थापित, यानी कि राजतंत्र को हटा करके संवैधानिक जो है राजतंत्र को लाए, यानी कि नियम वाला कि हाँ अब राजा रहेगा, मनमानी नहीं करेगा, उसको दाब करके रखेंगे। धीरे धीरे यही जो है आगे लोकतंत्र का रूप ले लिया, यानी राजतंत्र जो है समाप्त करने की यहाँ से होड़ लग गई। अब यही समझना है आपको कि अब एक एक बातों को हम लोग अच्छे तरीके से चलेंगे कि अगर राष्ट्रवाद का सही तरीके से अगर किसी ने स्पष्टीकरण किया तो वह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है। अब यही चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस यूरोप में आता है, और फ्रांस जब जब छींकता है तब तब जो है यूरोप को सर्दी हो जाता है। मतलब कि जब, अब एक ही बात बताइए कि इधर से भी आता है, इधर से ये चौक है, इधर से भी रास्ता आता है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। अब एक ही बात बताइए कि आप चाह रहे कि एकदम रास्ता ब्लॉक कर दे, तो सिर्फ इसमें जो है आप घेराव कर देंगे बांस से, इसमें जो है घेर ओढ़ देंगे, तो सिर्फ इधर वाला का ही ब्लॉक होगा, इधर कर दीजिएगा तो सिर्फ इधर का ही होगा। लेकिन यदि आप इस मोड़ पे ये जो है चौराहा पर ही आप चारों तरफ से बांस बांध देंगे, तो इधर से भी रास्ता ब्लॉक, इधर से भी रास्ता ब्लॉक, इधर से भी रास्ता ब्लॉक, और इधर से भी, यानी कि जाम लग जाएगा। यही है फ्रांस। जो जो यहाँ पर होगा इसका प्रभाव जो है पूरे के पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। जो जो यहाँ होगा इसका प्रभाव जो है चारों तरफ जो है चर्चा होगी। अब एक ही बात बताइए, चौराहा पर भीड़ लगेगा तो इधर वाले को परेशानी नहीं होगा? होगा, इधर वाले को होगा, इधर भी वाले को होगा, इधर भी वाले को होगा। तो यही चौराहा वाला काम कर रहा है फ्रांस, यानी जब जब जो है फ्रांस को सर्दी होगा
तो सभी के सभी यूरोप वाले यानी जो भी यूरोपीय देश हैं उन छींकेंगे। वे क्या करेंगे? छींकेंगे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब जब फ्रांस को सर्दी होगा तो बाकी यूरोप वाले छींकेंगे। यह कथन किसका है? तो आगे आपको हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो मेटरनिक का है। किसका है? मेटरनिक का है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि 1789 के क्रांति के तहत लुई 16वां के पावर को कम किया गया, यानी जो कि पूर्ण रूप से जो राजतंत्र चल रहा था वह जो है राजतंत्र न रह करके संवैधानिक राजतंत्र बन गया। क्या बन गया? संवैधानिक राजतंत्र। यानी जो अब राजा मनमानी करता था राजतंत्र में, अब राजा मनमानी नहीं करेगा। राजा मनमानी नहीं करेगा, एक नियम के अनुसार चलेगा। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा, बट नियम है कुछ, उसको जो है कुछ लोग मिल करके पास करेंगे, बिल को पास करेंगे। राजा कहेंगे कि हम चाहते हैं टैक्स बढ़ाना, तो जनता कहेगी पहले रुकिए, हम पहले फैसला करेंगे हम लोग बैठ करके कि हाँ सच में टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग बैठ करके फैसला किए कि हाँ टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, तो राजा चाह करके भी अब टैक्स बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि संवैधानिक यानी संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है। अब यही समझना है। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे यही आप देखिएगा तो 1804 में ये जो हम लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। 1804 में नेपोलियन संहिता जो है लागू किया जाता है। नेपोलियन जो है राजा बनते हैं, और जब ये राजा बने नेपोलियन बोनापार्ट, तो फ्रांसीसी क्रांति में जनता की एक ही मांग थी, समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। बस नेपोलियन ने कहा हम समानता भी, तुम खाली समानता काहे चाहते हो, तुमको समानता भी देंगे, स्वतंत्रता भी देंगे, और साथ ही साथ बंधुता को बढ़ाना है। तुम सभी आपस के देशवासियों, आपस में भाई हो, बंधु हो। इस बात को जो है नेपोलियन ने कहा। अपने शासन में जो है इन तीनों पर जो है बहुत काम किया, और नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि हमारे शासन में सभी किसी को समानता है, सभी किसी को स्वतंत्रता है, सभी कोई आपस में बंधु है। अब लोगों को क्या चाहिए? समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? आपस में बंधु है, बहुत अच्छी बात है। बस जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई वह इसलिए हुई थी कि लोगों को समानता नहीं थी। कुछ गरीबों से जो है, गरीबों से ज्यादा टैक्स लिए जाते थे, और जो कुलीन थे, पादरी थे, जो बड़े बड़े वर्ग के लोग थे, प्रथम वर्ग से द्वितीय वर्ग से, इन लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाता था। तृतीय वर्ग में जो श्रमिक थे, गरीब थे, मजदूर थे, इन सभी से जो है टैक्स लिया जाता था। अब यही आपको ध्यान देना है कि नेपोलियन इसको, जो फ्रांसीसी क्रांति जिस लिए हुई थी समानता के लिए, अब लोगों को क्या चाहिए? समानता चाहिए था। बस उसको नेपोलियन के समय में सारे के सारे लोगों को जो है समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है। अच्छे तरीके से जो है नेपोलियन शासन कर रहा है। लेकिन यह बात है फ्रांस की, समझ गए? यह बात कहाँ की है? फ्रांस की। अब एक ही बात बताइए, अभी हम आपको बताएं कि जब कुछ यहाँ पर घटना होगा तो ये इधर वाले सभी जगह जो है लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता है, तो क्या इसकी चर्चा जो है यूरोप में होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि समानता यहाँ है, समानता यहाँ है, स्वतंत्रता यहाँ है, और बंधुता की बात यहीं पे है, इस मोड़ पर है, चौराहे पर है। तो इधर भी चर्चा होगी, इधर भी चर्चा होगी, इधर भी चर्चा होगी, इधर भी चर्चा होगी। तो जब
यूरोपीय जो देश थे, नेपोलियन ने सभी लोगों को जो है समानता का अधिकार दे दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, बंधुता को बढ़ावा दिया। तो बाकी यूरोपीय देश वाले जो है, जो यही आप देखिएगा तो इधर जो है आप यहाँ पर फ्रांस है, इधर जो है स्पेन है, यहाँ पर देखिएगा तो जर्मनी है, यहाँ पर जो है रूस है, समझ गए। यहाँ पर जो है क्या है तो रूस है, बड़ा सा देश ये रूस है। उसके बाद जब यहाँ पर देखिएगा तो ऑस्ट्रिया है कि नहीं, नीचे जो है इटली है। अब यही हम लोग फ्रांस की बात करेंगे कि जब यहाँ पर नेपोलियन ने सभी लोगों को समानता की बात किया, स्वतंत्रता का बात किया, बंधुता का बात किया, तो बगल में स्पेन वाले कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ का राजा जो है ऊंच नीच करता है, सभी किसी को एक समान नजर से नहीं देखता है, आप हमारे भी यहाँ भी आकर के समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को बढ़ावा दीजिए। और आइए आपको जो है जिताने में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ की जनता जो भी, हम सभी लोग आपका साथ देंगे। बगल में इधर वाला देश भी बुला रहा है कि आप हमारे यहाँ भी आ जाइए, आप हमारे यहाँ भी आ जाइए। सभी जगह से जो है ऊपर जो देखिएगा तो यहाँ पर भी बेल्जियम, ऊपर में जब देखिएगा तो इधर भी इनको बुलाया जा रहा है। यानी कि फ्रांस के जो भी आसपास के देश थे, सभी देशों में जो है नेपोलियन का डिमांड है, नेपोलियन को लोग बुला रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। नेपोलियन बोला गुड। नेपोलियन क्या बोला? गुड, हम आएंगे। हम आएंगे और इन सभी क्षेत्र को जीत करके हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को बढ़ावा देंगे। लोगों ने कहा तब तो हम आपके साथ बिल्कुल जो है एडजस्ट कर जाएंगे, हम आप ही को अपना शासक बनाएंगे। और देखते देखते जो है नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट बारी बारी से सभी देशों में जाता है, सभी जो है आसपास के राज्यों में जाता है, राष्ट्रों में जाता है, और वहां पर जो है देखते देखते आधा यूरोप को जीत लिया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, आधा यूरोप पर इसका कब्जा है पूरा, नेपोलियन बोनापार्ट का। लेकिन अब जो है 1812 में, ध्यान दीजिएगा, 1812 में जो है यह जो है रूस पर चढ़ाई कर दिया। हालांकि इसने इंग्लैंड पर भी प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लैंड की थल सेना नहीं बल्कि जल सेना बहुत काफी जो है, जल सेना जो थी इसकी बहुत ज्यादा तगड़ा थी, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से प्रयास नहीं किया। लेकिन 1812 में इसने क्या किया कि रूस पर जो है अपना चढ़ाई कर दिया, रूस पर चढ़ाई कर दिया। और जैसे जैसे जो है रूस पर चढ़ाई किया, अभी धीरे धीरे सफल होते गया। लेकिन आधा जब रूस में पहुंचा तो उसकी सेना जो है धीरे धीरे हारने लगी। आपको जान करके आश्चर्य होगा, यही 1812 में जो है यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट की हार जो है शुरू हुआ। 1813 में इसने एक लड़ाई लड़ा, जिस लड़ाई का नाम है लिपजिंग का युद्ध। और इस युद्ध में 1813 के लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन हार गया। ये सभी के सभी डेट को लिखना है, जो रफ कॉपी आप लोग लेकर के बैठे हैं वहां पर जो है लिखते चलिए। 1813 के लिपजिंग के युद्ध में जब नेपोलियन हार गया तो इसको जो है एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन जब यह एल्बा द्वीप पर भी था तो वहां पर भी यह जो है बहुत बड़ा योद्धा था। और यही देख करके 1815 में, अब यही चूंकि अब आपको ध्यान रखना है 1815, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको स्टार डालिएगा, जितना स्टार डालिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। 1815 में एक वाटरलू की युद्ध हुई और उस युद्ध में जो है पूरे तरीके से जो है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। और तब उसको जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और तब जो है 1815 में ही सबसे ज्यादा जो है
किसी का दबदबा था, सबसे ज्यादा कोई करता धरता था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक। 1815 में, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 1815 में ऑस्ट्रिया, जो ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, क्योंकि ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है। यह 1815 में ऑस्ट्रिया में हैबसबर्ग का जो है शासन चल रहा था। और जब इधर देखिएगा तो रोमनो वंश के शासन जो है अपना सिस्टम से चल रहे थे, और इधर भी राजतंत्र ही था, और ये सभी जगह देखिएगा तो राजतंत्र ही चल रहे थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो है लोकतंत्र का बात करता था, लोकतंत्र लाने की बात कहता था। तो ये सभी मिल करके, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, सभी मिल करके 1815 में लड़ाई की है। वाटरलू की लड़ाई बेल्जियम में है। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में है। तो जब 1815 में ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड जो है ये तीनों मिल करके नेपोलियन को हराने की बात बोले, और बोले कि अगर ये धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाएगा तो पूरा जो है सभी यूरोप पर जो है कब्जा कर लेगा और लोकतंत्र ला देगा। और ये सब क्या चाहते थे? ऑस्ट्रिया, ये रूस और ये इंग्लैंड क्या चाहते थे? राजतंत्र को ही रखना चाहते थे। जो वहां पर जो पहले से हैबसबर्ग का जो सिस्टम चल रहा था वो ऑस्ट्रिया वाले रखना चाहते थे। जो रूस में रोमनो वंश का शासन चल रहा था उसको रखना चाहते थे, और इंग्लैंड में कंप्लीट जो है राजतंत्र चल रहा था तो उसको रखना चाहते थे। तो नेपोलियन तो बात करता था भाई लोकतंत्र का, लोकतंत्र होगा तब अच्छे तरीके से होगा, शासन चलेगा, सभी जनता की सहमति होगी। तो इसको जो है ये तीनों मिल करके 1815 में एक वाटरलू की लड़ाई हुई, और उसमें जो है नेपोलियन जो है पूरे तरीके से हार गया। और तब उसके बाद जो है उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और यही ऑस्ट्रिया का, जो ऑस्ट्रिया में हैबसबर्ग चल रहे थे, उसी हैबसबर्ग का जो है मेटरनिक जो था वह जो है अपना दबदबा बढ़ाए हुए है। तो फ्रांस में कोई नहीं है कोई। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो तो चला गया। तो यही फ्रांस यहाँ पे है, चौराहा पे है। जब जब फ्रांस को सर्दी होगा तो बाकी यूरोप वाले छीकेंगे। जब जब यहाँ पर प्रभाव होगा, यहाँ पर किसी चीज का बदलाव होगा तो इसका प्रभाव जो है पूरे के पूरे यूरोप में होगा। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने यह निर्णय लिया, उसने यह तय किया कि सबसे पहले फ्रांस में जल्दी से तो वहां पर राजतंत्र को स्थापित किया जाए। और इसी के लिए उसने ऑस्ट्रिया में ही बैठ करके, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में जो है सभी राजाओं को बुलाता है और बुला करके एक सम्मेलन करता है। उसी सम्मेलन का नाम है 1815 में वियना सम्मेलन। और उसमें बोला कि हम चाहते हैं कि फिर से जो फ्रांस में और फ्रांस के आसपास के जो भी जहां पर जो है नेपोलियन अपनी जो व्यवस्था लागू किया है, नेपोलियन द्वारा जो लागू व्यवस्था है उसको हटा करके फिर से वहां पर जो है जो पहले वाला सिस्टम आ रहा था, लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र, उसी को हम स्थापित करेंगे। अब देखिए, इसको गंभीरता से सुनिए। लोकतंत्र की बात करता था नेपोलियन बोनापार्ट, अब तो नेपोलियन बोनापार्ट है नहीं। फ्रांस में बुर्बो वंश का समाप्ति हो गया है, समझिए। लुई 16वां को लोगों ने गिलोटिन चढ़ा दिया, तो समझिए अब जो है फ्रांस से बुर्बो वंश की समाप्ति है, फ्रांस से समाप्ति है। लेकिन 1815 में मेटरनिक यह कहता है वियना सम्मेलन में कि वही फ्रांस के बुर्बो वंश का फिर से हम लोग राजा बनाएंगे। तो पूछा गया 17वां से कि तुम राजा बनोगे, लुई 16वां के बाद में लुई 17वां से कि तुम राजा बनोगे। तो लुई 17वां बोला कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जो है उदंड है, बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। क्योंकि हमारे बाबा यानी हमारे पिताजी को लुई 16वां को जो है गिलोटिन चढ़ा दिया था, बीच सड़क पर ला करके मार दिया था, हम राजा नहीं बनेंगे।
तो उसके बाद जो है लुई 18वां से पूछा गया कि आप राजा बनोगे? लुई 18वां बोला लाइए हम ही बनेंगे। और इस तरीके से 1815 में वियना सम्मेलन के तहत जो है फिर से बुर्बो वंश को स्थापित किया गया फ्रांस में, और बुर्बो वंश के राजा यानी बुर्बो वंश के जो लुई 18वां थे उनको जो है शासक बना दिया गया। लेकिन फ्रांस की जनता जो है लुई 18वां से काफी संतुष्ट है, काफी संतुष्ट है, क्योंकि लुई 18वां को मानना है कि हम हैं शेर लेकिन एकदम गाय की तरह रहेंगे, किसी को डराएंगे नहीं, हाँ जनता के बीच मिल करके चलेंगे, जो सिस्टम है वह चलेंगे। तो जनता भी कही कि गुड, ये तो अच्छा राजा है, इसके साथ हम लोग अच्छे तरीके से रह लेंगे, या हमारा राजा रहेगा ठीक। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद जब लुई 18वां के बाद चार्ल्स दसम आया तो उसने बोला कि कौन सा राजा है कि अगर हम रहना चाहिए शेर की तरह तो गाय की तरह है, ऐसे कोई राजा रहता है? लुई 10वां का यह सोच है कि गाय की तरह भाई कोई राजा रहता है? अरे राजा का मतलब हुआ कि अगर एक बार हम ऐसे कर दिए तो एकदम जनता डर जाए, एक बार यदि चिल्ला दिए, एक बार गरज दिए तो जनता के अंदर जो है खौफ पैदा हो जाए। इस तरीके से राजा को रहना चाहिए, ये चार्ल्स दसम कहता है। और जब वह राजा था तो उसने अपना प्रधानमंत्री, चूंकि अब वहां पर जो है संवैधानिक राजतंत्र की बात है तो उसमें है कि ना संवैधानिक राजतंत्र में एक प्रधानमंत्री का भी होना जरूरी है। तो चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री अपना नियुक्त किया। जो जो आप एनसीईआरटी के लाइन एक एक पढ़िएगा ना, सब आपको भेंट होते चाहे। अब यहाँ से स्टार्ट है, चार्ल्स दसम से जो है मेन 10वां क्लास जो है स्टार्ट है। इतना सारा जो बैक में बताई तो मैं आपको रिकेप किया, हम एक बार याद दिला दिए कि आप 9th क्लास में जो पढ़े हैं, अब वहां से यहाँ पे टावर हम धरा दिए। अब चार्ल्स दसम से जो है यहाँ पे अब आपको पढ़ना है 10वां क्लास में। अब मेन फेज यहाँ से ध्यान देना। जिन लोगों को लगता है कि अब जो है कहानी में इंटरेस्ट पैदा होगा तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आप कई लोगों को लगता है ना कि एकदम हिस्ट्री का किताब लेकर के आएंगे, नया नया है तो पहले ही पेज समझेंगे, पहले ही लाते लाते घर पर जो है पहला ही पेज समझेगा, आज पढ़िए देंगे। किताब नया रहता है, जोश भी रहता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो वही हम आपको कह रहे हैं कि जैसे आप हिस्ट्री का किताब लाए होंगे तो एकदम पहला पेज तो एकदम धाए से पढ़ के उड़ा दिए होंगे, तो उसमें आपको मिला होगा राष्ट्रवाद। कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी खास भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक है। कई लोगों को टावर धर लिया होगा कि चलिए किताब में भी पढ़े हैं, यहाँ पर हम भी बता रहे हैं। अब उसी प्रकार के ये भी टावर धरा होगा कि जैसे ही पहला पेज पलटे होंगे एकदम चार्ल्स दसम, तो कई लोगों को लगता है कि जुलाई 1830 की क्रांति की चर्चा नहीं हुई, क्लास दूसरा चल रहा है, जुलाई 1830 की क्रांति नहीं हुई। यही आपकी मूर्खता है कि आपको एनसीईआरटी का लाइन नहीं पकड़ाता है। मेन अब आपको ध्यान यही देना है कि आप एनसीईआरटी के लाइन को कैसे पकड़िएगा। कई लोग तो पढ़ते जाते हैं और मन में कुछ और चल रहा है, कुछ घर का बात सोच रहे हैं, खाना क्या बनना है उसको सोच रहे हैं, इधर से मुंह से एनसीईआरटी का लाइन चल रहा है। यही गलती है कि आपका ये टावर नहीं धरता है। अब जो जो हम कहानी आपको बताए हैं, एनसीईआरटी का लाइन एक एक जो है आपको मजबूती के साथ पकड़ करके साथ लेकर के चलेगा, दिमाग विचलित नहीं होगा, मन अस्थिर रहेगा। अब एक बात आपको ध्यान देना है, कभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन की तुलना कीजिएगा तो अगर आप तेज हैं, जैसे आपका सवाल है कि ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन, देखिए यदि आपके अंदर जुनून है, जोश है, आपको है, आप पढ़ने में पहले से तेज हैं, नहीं भी है तो आप जो है सिंसियर बच्चा है, आपको अपना जिम्मेदारी का एहसास है, तो आप ऑनलाइन से बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं वहीं तो अभी आपको वहां पे यूट्यूब पर चल रहा है। मेन अब ऑफलाइन का फायदा ये है कि आप टाइम पर आ जाओगे, एक दिन आप एब्सेंट नहीं करोगे। अब यही आपकी बहुत बड़ी, अपने जीवन को जो है अनमोल बनाने में बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। तो इसीलिए ऑफलाइन बेहतर है।
ऑनलाइन भी बेहतर है। ऑनलाइन में आप तेज तरार हैं, आप एकदम जो है जिम्मेदार स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन भी बेहतर है, घर बैठे पढ़ाई कर लेंगे। जिनको लगता है कि ना हमको घर से तैयारी नहीं होगा, चिलपिल होता है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, साउंड, ये सब प्रॉब्लम रहता है, तो आप जो है मोतिहारी चले आइए। और इस तरीके से जो है आपका क्लास का जो आनंद रहेगा ना, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। अब यही आपको ध्यान देना है कि 1812 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक की कहानी, यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट हारना स्टार्ट हो गया और फिर से जो है बुरो वंश की स्थापना हो गई है 1815 के वियना सम्मेलन के तहत। और इसका कर्ता धर्ता मेन तो कौन है? अरे मेन कौन है? हाँ, कौन है? मेटरनिख है, ऑस्ट्रिया का चांसलर है। अब यही आपको ध्यान देना है कि जब चार्ल्स दशम जो है शासक बना, राजा बना, तो उसने पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। और उस पोलिगनेक, यही अब आपको ध्यान देना है, एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया था? पोलिगनेक क्या किया था, ये डेट लिख लीजिएगा, 25 जुलाई 1830। 25 जुलाई 1830 को जनता भड़क गई है। जनता इसलिए भड़क गई है क्योंकि जो पहले विशेषाधिकार था, विशेषाधिकार का मतलब क्या था कि कुछ लोग होंगे उनको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए अभी जो है यहाँ से हम लोग क्लास कल देखेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर आप लोग निकल जाइए, थोड़ा लाइट इश्यूज होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल फिर सुबह में 6 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।